नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। असरपी हॉस्पिटल में एक नई बीमारी से लड़ रहे 80 साल के बुजुर्ग को नया जीवन देने का काम किया एवं वेंटिलेटर पर लगभग मौत के काफी करीब। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में सदर कोतवाली क्षेत्र तीखमपुर स्थित असरफी हॉस्पिटल में एक नए दंपति डॉक्टर ने मिलकर बलिया में 5 साल से अपनी बीमारी से लड़ रहे 80 साल के बुजुर्ग वीर बहादुर सिंह को नया जीवन देने का काम किया। पहली बार बलिया में इस दंपति डॉक्टर ने ICTD ट्यूब का प्रयोग कर बुजुर्ग व्यक्ति को बचाने का काम किया, जो वेंटिलेटर पर लगभग मौत के काफी करीब थे। बुजुर्ग का इलाज कर रहे डॉक्टर जाहिद इकबाल अंसारी की माने तो इस प्रकार का इलाज केवल बड़े शहरों में था, लेकिन बलिया में यह पहली बार किया गया है, जो रिस्की भी था और आमतौर पर बहुत से परिवार और डॉक्टर्स भी इस जोखिम को नहीं उठाते हैं, लेकिन तत्काल इन्हें बचाने का कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वीर बहादुर सिंह का उपचार करने वाले डॉक्टर जाहिद इकबाल अंसारी की पत्नी डॉक्टर फरजाना खातून ने भी बखूबी अपने पति का साथ दिया। बहरहाल बलिया के असरपी हॉस्पिटल में लोगों की सेवा कर रहे MBBS डॉक्टरों की इस जोड़ी ने बुजुर्गों को एक नया जीवन देकर बलिया जनपद से अन्य जनपद में जाकर उपचार कराने वाले मरीजों को राहत की सांस दी है। अपना एक परिचय ले लीजिए। हाँ, मैं डॉक्टर फरजाना, मैंने MBBS और MD दोनों JNMC AMU से करा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। ठीक, आज का जो MD पल्मोनोलॉजी मेडिसिन। ये आज का जो मौसम है, जो ठंडी का मौसम आ रहा है, मौसम जो बदल रहा है, हाँ, इसके विषय में आपका क्या मरीजों के लिए सांस से रिलेटेड होती है, जो मौसम बदलने से इफेक्ट करती है सांस में, वो होती है दमा, मतलब एस्थमा बोलते हैं, एजमा बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं, हमारे लैंग्वेज में दमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है जनरली हाइपर रिएक्शन होता है हमारे एयरवेज का, जो हमारी सांस की नली है, जो मौसम या तो मौसम बदलता है या कोई एलर्जेंस होते हैं, जो कि अभी के टाइम में जो मौसम बदल रहा है उस टाइम में थोड़ा ज्यादा एग्जैजरबेट करता है। तो ऐसे पेशेंट में ये है कि अभी तो एक तो मतलब पूरा एक एजमा एक्शन प्लान होता है। सबसे पहले तो ये जानना कि उसको एजमा है। यहाँ के लोग जो है कि एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनको एजमा है, तो सबसे पहले ये कि उनको एजमा है, उनको डायग्नोसिस बनानी पड़ेगी उनकी। सबसे पहले अगर कहीं पर भी मौसम बदलने से सांस फूल ले, सबसे पहले आप यहाँ पे आए, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो भी डॉक्टर हैं वो फर्दर आपको बताएंगे फर्दर आपका कौन सा टेस्ट होगा जिससे आपका कंफर्म होगा कि आपको सच में एजमा है। क्लिनिकल भी और टेस्ट भी है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जो कि बलिया में यहीं पर होता है, हमारे हॉस्पिटल में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है। क्या नाम पड़ेगा आपका? असरफी हॉस्पिटल। कहाँ पे है? तीखमपुर में है ये, पॉलिटेक्निक रोड पे असरफी हॉस्पिटल है, तो वहीं पर है। अभी हमने यहीं पर एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट ज्वाइन करा है, तो यहाँ पे नया आया है अभी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के लिए स्पायरोमेट्री। तो उससे पता चल जाता है कि मतलब आपको कितना मतलब दमा है कि नहीं है, और है तो किस सीवियरिटी का है। और मतलब कि अगर बहुत लोगों को होता है कि कंट्रोल्ड होता है, बहुत लोगों का अनकंट्रोल्ड होता है। अगर कंट्रोल्ड है तो उसमें मतलब कि कैसे दवा जाएंगी, स्टेजेस होते हैं दमा के, ठीक है, तो स्टेज वाइज मेडिसिन लिखी जाती है। सबसे पहले कि अगर आपकी सांस फूल रही है मौसम बदलने से, तो सबसे पहले तो आप कंसल्ट करें आके कि परेशानी क्या है। अगर हमें लगेगा कि दमा है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट होंगे। उसमें हम जनरली जो दमा का ट्रीटमेंट होता है इनहेलर्स होते हैं, और जो इनहेलर्स होते हैं जैसे कि लोकल जो डॉक्टर्स होते हैं वो लोग इनहेलर दे देते हैं, लेकिन उसमें शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट होता है, साबा जिसको कहते हैं, एस्थलीन पंप्स आते हैं। ठीक है, वो अब जो स्टडीज भी हैं उसमें ये देखा गया है कि वो नुकसान पहुंचा रही हैं। तो मेनली अगर किसी को दमा है, मतलब इन्फ्लेमेशन है एयरवेज में, तो उसका एक ही ट्रीटमेंट है कि हम इनहेल्ड स्टेरॉइड दें। ठीक है, वो जो फोराकोट और बुटामेट जो भी है, जो फॉर्मेट्रॉल और बेडोसनाइड का कॉम्बिनेशन होता है वो देना है, लाबा प्लस इनहेल्ड स्टेरॉइड्स। उसके साथ हम साबा मतलब शॉर्ट एक्टिंग जो एस्लिन दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें साल्बुटामोल जो होती है उसके साथ हम उसको कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन अकेले एस्लिन नहीं देना है। उसके अलावा एंटी एलर्जिक, सबसे बड़ी चीज़ की बच के रहना है। जिस चीज़ से जिसको एलर्जी है उसको पता होती है, किसी को कोई किसी चीज़ से एलर्जी है वो बता देगा कि हमें ठंडा पानी से एलर्जी है, तो उससे बच के रहना है। ठीक है, बहुत लोगों को अब मौसम जैसे बदल रहा है, तो अगर किसी को पता है कि अस्थमा है
तो उसको एक तो अपनी दवा कंटिन्यू करनी है अभी सारी जो भी उनकी चल रही है, और जिनको सांस फूल रही है, उनको पता नहीं है, तो सबसे पहले आके कंसल्ट करें, डायग्नोसिस बनवाएं, फिर दवा लें। मेरा नाम है डॉक्टर जाहिद इकबाल। मैंने MBBS अलीगढ़ से और फिर DNB मेडिसिन अपोलो हॉस्पिटल से किया है, क्रिटिकल केयर मेडिसिन में फेलोशिप किया हुआ है, और मैं यहाँ पे एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन और इंटेंसिविस्ट हूँ, क्रिटिकल केयर मैनेज करता हूँ। तो और ये मेरी वाइफ हैं डॉक्टर फरजाना खानम, ये MBBS अलीगढ़ से और MD पल्मोनोलॉजी चेस्ट मेडिसिन अलीगढ़ से किया हुआ है इन्होंने, MD। अभी हम लोग जिस पेशेंट के बारे में बात करना चाह रहे हैं उनका नाम है मिस्टर वीर बहादुर सिंह। 80 साल के पुरुष हैं, सज्जन। वो पिछले 5-6 साल से उनको इशू था कि पेट में बार बार स्वेलिंग हो जाती थी, जिसकी वजह से पिछले 5 साल में 8-10 दफ़ा इनका टैपिंग हुआ है, पेट से पानी निकाला गया, मतलब एसाइटिस की वजह से। इनका डायग्नोसिस पहले का बना हुआ है बनारस में किसी हॉस्पिटल का, उसमें लीवर डिजीज है, क्रोनिक लीवर डिजीज CLD विद पोर्टल हाइपरटेंशन, और इसके साथ साथ एसाइटिस, 3 चीज़ का डायग्नोसिस था। हमारे पास जब पेशेंट आए थे तो शॉक में पेशेंट थे। शॉक में मीन्स कि इनका BP जो था वो सिस्टोलिक BP 70 से कम था, और जब आया उस समय हम लोगों ने सैचुरेशन वगैरह देखा तो सैचुरेशन भी इनका काफ़ी कम था, 60 से 65% के अराउंड इनका सैचुरेशन आ रहा था। ऑक्सीजन पे हमने फुल 8 to 10 लीटर्स ऑक्सीजन दिया, उसके बाद भी सैचुरेशन इनका 80 एबव नहीं जा रहा था, और अचानक से और डिजनिंग हो गए थे जब हमको उनको एग्जामिन कर रहे थे। तो इसमें हमने इन व्यू ऑफ दैट हमने इमरजेंसी में उनको इंट्यूबेट कर दिया था। इंट्यूबेट करने के बाद से साथ के साथ एक और दिक्कत थी, इनको यूरिन आउटपुट इनका नहीं आ रहा था। तो इंट्यूबेट करने के बाद से हमने पहले शॉक मैनेज करने के लिए नॉरएड्रेनालिन स्टार्ट किया था इन्फ्यूजन में, और साथ में डोपामिन भी स्टार्ट किया था। इंट्यूबेट करने के बाद से हमने एक्सरे तब कराया था, क्योंकि उस टाइम एकदम फौरन से आए थे और पोर्टेबल से पहले ही हमने इंट्यूबेट कर दिया था। पोर्टेबल पे एक्सरे हमने देखा था, एक्सरे हम आपको एक्सरे दिखाएंगे उनका एक्सरे में ये है कि स्टार्टिंग में राइट साइड पूरा प्लूरल इफ्यूजन था, इफ्यूजन जिसकी वजह से राइट में एयर एंट्री कम थी, राइट साइड का बिल्कुल व्यू नहीं था चेस्ट में। तो उस व्यू में हमने प्लान किया कि इनको हम टैप करेंगे। तो नेक्स्ट डे हमने प्लूरल टैप किया। प्लूरल टैप में हमें कुछ चाइलस फ्लूइड आ रहा था, जिसमें ये लग रहा था कि पस टाइप का है फ्लूइड, और बहुत ज़्यादा लोकुलेटेड था। तो हमने फिर ICTD का प्लान किया, फैमिली से कंसेंट लेकर के हमने ICTD ट्यूब डाली। वो ICTD जो होता है इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज, मतलब फेफड़े के अंदर जो फेफड़े की झिल्ली होती है उसके अंदर डायरेक्ट ट्यूब डालते हैं और वहां से ड्रेन करते हैं हम फ्लूइड को। तो तुरंत डालते ही 2 लीटर 1.7 लीटर बेसिकली 1 लीटर 700 ml फ्लूइड आउट हुआ। उसके बाद क्लैम्प कर दिया हमने, और उसके बाद से पेशेंट जो था ट्यूब पे ही था, वेंटिलेटर पे था, बट हम धीरे धीरे करके उसको वीनिंग मोड चालू कर दिया था हमने शाम के टाइम से ही। और आज जो पेशेंट का हमने एक्सरे रिपीट कराया था पोस्ट ICTD, वो काफ़ी इम्प्रूव्ड था। और उसके बाद से फिर तीसरा एक्सरे हमने जो किया है आज उनका आउटपुट 700 ml फर्दर आया था। और आज जो हमने उनका ट्यूब ड्रेनेज देखने के बाद से देखा तो कॉलम मूवमेंट बहुत अच्छा है, एयर एंट्री अच्छी है। इस टाइम पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं, आपको पेशेंट की कंडीशन दिखाई देगी। सैचुरेशन उनका सिर्फ नॉर्मल ऑक्सीजन पे, आफ्टर एक्सट्यूबेशन नॉर्मल ऑक्सीजन पे उनका सैचुरेशन 98 to 99% है। तो दोनों तरीके से एब्डोमिनल गर्थ भी उनका कम हुआ है, पेट की जो स्वेलिंग है वो भी कम हुई है, और चेस्ट में क्रेपिटेशंस भी काफ़ी कम है कल के मुकाबले में। तो ओवरऑल जो इमरजेंसी मैनेजमेंट था, टाइमली डिसीजन जो था, जो समय पे हमने डिसीजन लिया था कि उनको पेशेंट को इंटरवीन कैसे करना है, जो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद से इनिशियल डायग्नोसिस जो हमने बनाई थी, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी के बेसिस पे हमने फिर उनका प्लान किया, और अकॉर्डिंगली प्लान जो था मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू हमारे जो सोच थी उसके हिसाब से मैनेज होते गए पेशेंट। और राइट नाउ पेशेंट के अटेंडेंट भी हैं, दे विल आल्सो टेल कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर फीलिंग राइट नाउ। तो everything in view of like I myself is a physician, in view of my critical care experience and my own experience what I have so far, कि I am so happy with the result I get for the patient। जो रिजल्ट मैंने आज पाया, चूँकि यहाँ पे बलिया में ICTD तो पहले कभी नहीं हुआ था यहाँ पे, और दिस इज द फर्स्ट ICTD। हमारे हॉस्पिटल के लिए भी हम लोगों ने एक पेशेंट के लिए पहले प्लान किया था, बट उनके अटेंडेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया था। छोटा शहर होने की वजह से बहुत सारे लोग इंटरवेंशन नहीं कराना चाहते हैं, चाहे वो छोटी चीज़ हो, लाइक छोटा प्रोसीजर हो या बड़ा प्रोसीजर।
उसका हम लोगों ने इन पेशेंट पे सेंट्रल लाइन भी डाला है, सेंट्रल लाइन भी बहुत सक्सेसफुली सब क्लेवियन डाल दिया था। वो सारी चीजें पेशेंट को जब आप देखेंगे तो पेशेंट को दिखाया जाएगा कि सब क्लेवियन कहाँ से डाला हुआ है, जो ICTD ट्यूब पड़ी हुई है वो कहाँ से पड़ी हुई है। तो ओवरऑल जो मेरा इस हॉस्पिटल में आने के बाद से जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल केयर या इमरजेंसी मेडिसिन के नाम पे कुछ मैनेजमेंट नहीं था। यहाँ के पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाले या तो हॉस्पिटल इसमें भेजते थे या वाया एक चैनल था जो कि बनारस शिफ्टिंग का या फिर गोरखपुर शिफ्टिंग का या फिर मऊ जाते थे लोग। तो वो चीजें अब थोड़ी कम हुई है। स्ट्रोक मैनेज हमारे यहाँ एक्यूट स्ट्रोक के पेशेंट कम से कम 15 to 20 पेशेंट्स मैनेज हुए हैं। हाँ, हेमरेजिक स्ट्रोक चूंकि नहीं रहता हूँ, आई बीइंग अ फिजिशियन आई जस्ट टुक लाइक इन्फार्क्ट स्ट्रोक, तो वो CT के बाद से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, NCCT के बाद से कि पेशेंट का किस टाइप का स्ट्रोक है। अगर वो इन्फाक्टिव है तो फिर हम मैनेज करते हैं अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन गिवन बाय द स्ट्रोक सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। और इसके अलावा एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हम लोग यहाँ बहुत इजीली मैनेज कर रहे हैं। एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के हमारे पेशेंट्स आए, हमारे यहाँ कुछ पेशेंट्स आए हैं जो कि पॉइजनिंग के हैं, पॉइजनिंग स्पेशली सल्फास पॉइजनिंग के भी कुछ पेशेंट्स रहे हैं जो मैनेज होके गए हुए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पेशेंट्स हु आर मैनेज राइट नाउ। सो अभी हमारे हॉस्पिटल में अभी आज के समय में 8 से 9 पेशेंट्स हैं अभी ICU और बाकी ECHS में मिल करके जो कि सिक हैं। उसमें से हमने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का पेशेंट भी अभी 2 दिन पहले डिस्चार्ज किया था। उनका हाइपोनेट्रीमिया था, 108 सोडियम पे आई थी। तो जो भी इमरजेंसी है, जो इमरजेंसी मैनेजेबल इमरजेंसी मींस कि MI हो या हार्ट के वाइज से देखें फेलियर हो, हार्ट फेलियर, माइकार्डियल इन्फार्क्शन हो या किसी टाइप का एंजाइना हो, या किडनी के हिसाब से देखें तो ARF में पेशेंट या AKI में हुआ हो, या फिर CKD का पेशेंट हो जो पहले से जिसकी डायलिसिस हो रही हो या ऑल ऑफ सडन उसको NCAF भी डेवलप हो गया उस पेशेंट्स को, या फिर पल्मोनरी एडेमा डेवलप हो गया है, सॉरी पेरिफेरल एडेमा, लिम्स एडेमा डेवलप हो गया हो बिकॉज ऑफ CKD या फिर वो हार्ट फेलियर की वजह से, वैसे पेशेंट्स मैनेज हो रहे हैं। स्ट्रोक के सारे पेशेंट्स मैनेज हो रहे हैं। और पेनक्रियाटाइटिस, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो या अल्कोहल के जितने पेशेंट्स हैं, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हो या अल्कोहल हेवी डोज हो या फिर विड्रॉल सिंड्रोम्स के हो, वो सारे मैनेज हो रहे हैं। और इसके अलावा सर्जरीज में जो नॉर्मली रूटीन सर्जरीज होती हैं वो हो रही हैं, गायनी की जो सर्जरीज हैं LSCS वो होते हैं। बाकी हम लोग यहाँ पे कुछ पेशेंट्स में लैब कोली भी करते हैं, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में ओपन कोली किया जाता है। इसके अलावा रही बात चेस्ट की, ARDS के पेशेंट्स आते हैं तो मैडम बताएंगे। ARDS वगैरह के पेशेंट्स होते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट है। राइट नाउ द सीजन वी चेंज, सीजन चेंज होने की वजह से अस्थमा के पेशेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। तो एलर्जी की वजह से या तो ब्रोंकियल अस्थमा हो या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो या फिर COPD के पेशेंट्स हो, उनका फ्लो बढ़ गया है। उस पेशेंट्स को भी बहुत इजीली एक्सेजरेशन ऑफ COPD के पेशेंट्स को हम इजीली मैनेज करके भेज रहे हैं। सो एज फार एज आई बीइंग फिजिशियन, इमरजेंसी फिजिशियन, आई जस्ट वांट टू कन्वे कि दिस इज सफिशिएंट। आप लोग किसी भी प्रकार के इमरजेंसी के लिए आकर के यहाँ पे एक बार एटलीस्ट आकर के हमारा ओपिनियन ले लें। If you think we are going in the right direction, then you could keep the patient to the hospital. Otherwise, you are allowed to move anywhere where you want to go. ICTD के बारे में ICTD के बारे में बेसिकली फर्स्ट टाइम बन गया है ये ICTD जो है इसका फुल फॉर्म है इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज। इंटरकोस्टल मींस रिब्स कोस्ट होती है, तो रिब्स के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस के अंदर ट्यूब को डाला जाता है ड्रेनेज करने के लिए। उसके अंदर लंग्स के प्लूरा के अंदर जो हवा भर जाए, ICTD किया जाता है। या तो फेफड़े में हवा भर गई है, फेफड़े की झिल्ली में, जिसको न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं, या फिर वो अचानक से हवा भरी हो, टेंशन न्यूमोथोरेक्स। अगर किसी पेशेंट को, किसी आदमी को इंजरी हो गई है, ब्लंट इंजरी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है या फिर किसी जानवर ने मार दिया, तो उस केस में ब्लड आ जाता था, हीमोथोरेक्स है। आज के केस में हमने देखा कि ये जो हमारा पेशेंट है इसमें पायोथोरेक्स है, यानी पस था थोरेसिक कैविटी में, फेफड़े की उस कैविटी के अंदर पस भरा हुआ था। तो उसके लिए ICTD के लिए आपको दो रिब्स के बीच में स्पेस देख करके वहां पर लोकल एनेस्थीसिया ज़ाइलोकेन से लोकल दे करके ब्लॉक लगा के फिर वहां पे हम लोग कट दे देते हैं, और बाकी जब ट्यूब लग जाए